हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे हिम स्पिरिट 98 चैनल पर। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं और कुछ पवित्र नदियाँ जो भारत से होकर बहती है उनके बारे में आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है ये भारत से होकर बहती है, भारत के जो उत्तरी सिरा है वहाँ से होकर बहती है ये। अच्छा, सिंधु नदी को जो है इंडस नदी भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जो है आप राइट डाउन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ, कि जो इंडस नदी है ये सिंधु नदी को मतलब इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थान की। तो जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थान है तिब्बत, जो मानसरोवर झील से हुआ है। इसका तिब्बत के मानसरोवर झील है एक तिब्बत में, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है ना। सिंधु नदी तिब्बत तथा भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है ये नदी। ठीक है, कहाँ गिरती है ये सिंधु नदी? अरब सागर में। तो आपको बताता हूँ मैं कि जो भारत का जो उत्तरी सिरा है ये जो सिंधु नदी है इधर तिब्बत मानसरोवर से होकर आती है इधर से, और इधर लद्दाख से होते हुए ये ऊपर जाते हुए और ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और भारत के जो इस साइड उत्तरी नॉर्थ साउथ, इसके जो भारत के जो उत्तरी सिरे से होते हुए ये पश्चिम। अब भारत के आप वो देखते हैं कि पश्चिम की ओर क्या है, इधर अरब सागर है, पाकिस्तान की इधर तटीय इलाके से इधर को अरब सागर है। इधर क्या है, बंगाल के इस साइड को बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो सिंधु नदी है ये जो है अपना जल कहाँ छोड़ती है, ये अरब सागर में। ठीक है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये सिंधु नदी है जो ये इसकी कुल लंबाई जब बात करते हैं कि ये कुल लंबाई तो इसकी जो है 2880 किलोमीटर है। ठीक है, जो इसकी सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। भारत की बात करें तो ये भारत में 992 किलोमीटर लंबी है, और संपूर्ण इसकी पूरी बात करें तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की जो सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आ जाती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है ना, सतलुज या सतलज कहीं लिखा होता है, सतलुज। ठीक है ना। तो ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं, और ये सभी जो भारत से होकर इन ये बात करें सतलुज ये भी मानसरोवर से ही आती है। व्यास की बात करें तो ये हिमाचल से इसका उद्गम स्थान, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी भारत में ही इनका उद्गम स्थल है। और ये भारत में इनका उद्गम होकर कुछ नदियाँ जो है ये उत्तरी नदी झेलम, चेनाब ये सभी तो ऊपर से होते कश्मीर हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहकर से इसमें सिंधु में मिल जाती है। और सतलुज, व्यास, रावी और अन्य जो सहायक नदियाँ हैं ये सभी जो है पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है ये सभी। तो ये है इनकी सिंधु नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी जो है इसका उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट एक बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। ठीक है ना। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि कश्मीर में है। ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कि कश्मीर के कहाँ से, तो बताना है कि झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग, ठीक है ना, बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। ये जो एक बात बताऊँ आपको झीलों के बारे में, जितने भी नाग नाम से जितनी भी झीलें हैं सभी कहाँ पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना। अच्छा, वुलर झील में मिलने के बाद यह, अच्छा जो ये झेलम नदी है ये वुलर झील में अपना पानी सहयोग करती है पानी में, तो उसके साथ मिलने के बाद
यह कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में किसकी सहायक बनती है ये? हमने ऊपर पढ़ा था सिंधु की सहायक नदी है ये, ठीक है ना, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में चली जाती है चेनाब नदी। और झेलम नदी की कुल जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। इसकी टोटल जो लेंथ है झेलम की वो है उद्गम स्थान से लेकर इसके जहाँ अंतिम स्थान जहाँ तक ये बहती है, तो वहाँ तक जहाँ सतलुज में सहयोग तक, सॉरी सिंधु में जहाँ तक इसका सहयोग मतलब सहायक नदी है सिंधु की, तो जहाँ इसका सिंधु और झेलम का जहाँ मिलाप होता है वहाँ से लेकर इसके उद्गम स्थल तक इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। वो भारत में कुल बहती है 400 किलोमीटर, ठीक है ना, 400 किलोमीटर भारत में इसकी कुल लंबाई है। और हम बात करें तो ये झेलम नदी कई बार पूछा जाता है ये अपना पानी जो है किस सागर में या फिर किस तरफ घेरती है, तो ये भारत के पश्चिम और अरब सागर में अपना जो है पानी वहाँ छोड़ती है। किसके सहयोग के साथ? सिंधु नदी के सहयोग के साथ, ठीक है। तो ये था झेलम नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी की बात करें तो ये भी एक सिंधु की ही सहायक नदी है, ठीक है। और ये भारत में जो है इसका सिंचाई में, ठीक है ना, सिंचाई में महत्वपूर्ण सहयोग है भारत में। यदि देखें तो पंजाब और हिमाचल के कुछ क्षेत्र, ठीक है ना, और कई इसमें नहरों के जरिए इसका पानी जो है कन्वर्ट किया हुआ है। सतलुज में भी इसका पानी मिलाया जाता है। तो ये भारत में एक सिंचाई के नज़रिए से बहुत अच्छी नदी को इससे माना जाता है। उत्तरी हिस्से में स्पेशली वो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है उसमें इसका सहयोग बहुत है सिंचाई में। तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश में है ये। इसका जो नदी का उद्गम है वो हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। यह कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है इसकी, ठीक है ना, 470 किलोमीटर व्यास की लंबाई है। और 470 किलोमीटर तय करते हुए ये पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। सतलुज में सहयोग करके सभी जो है ये आगे किस में जाती है? सिंधु में मिल जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं चेनाब की। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी हिमाचल के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रा, यहाँ से उसका उद्गम स्थल है। बारालाचा दर्रे से इसका चेनाब का उद्गम होता है, ठीक है। और यह पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किशतवाड़ के निकट, यह जो है पीर पंजाल के समीप जब समानांतर पीर पंजाल है जो पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किशतवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्च बनाती है, ठीक है ना। एक गहरा गार्च बना देती है जब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसके साथ साथ बहते हुए एक गहरे गार्च बनाते हुए ये भारत में चेन बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो ये 1180 किलोमीटर है भारत में कुल बहती है, ठीक है, चेनाब नदी। और यह बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी किस में मिलती है आगे जाकर? तो आपकी ये क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूँ ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सतलुज नदी है वह किस नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका कमेंट करके आंसर। तो अगला बात करते हैं हम रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का जो उद्गम की बात सबसे पहले बात करते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट है, ठीक है ना। ये भी पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान के मुल्तान में। तो रावी नदी कहाँ पर जो है पाकिस्तान में जाकर मिलती है? ये नदी ये जाती है मुल्तान के समीप चेनाब नदी मिल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है वहाँ से। और इस नदी की लंबाई कुल कितनी है? 720 किलोमीटर। बात करते हैं इसकी टोटल लंबाई की तो 720 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में, जो कि हम काफ़ी देर से पढ़ रहे थे कि इसकी सभी का पानी व्यास का
चाहे व्यास का हो, चाहे रावी का हो या अन्य नदियों का भी हो, तो उसको मिलता है। तो अब हम बात करते हैं, सब हमने पढ़ा अभी तक, झेलम नदी पढ़ा, सिंधु पढ़ा, व्यास पढ़ा, चेनाब पढ़ा, रावी पढ़ा। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो उद्गम है, ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक रकसताल कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से, कई बार डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रकसताल से हुआ है। और यह नदी जो है यह नदी अपने उद्गम स्थान से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। अब पाकिस्तान में चेनाब में मिली, चेनाब जाके मिलेगी इसमें सिंधु में। सभी जो है एक तरीके से अरब सागर में ही जाकर मिलेगी नदी। ये सभी जो है भारत के पश्चिमी सिरे पर किस पे मिलती है, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदी हैं। तो ये 1500 किलोमीटर दूरी तय करती है कुल अपने जो उद्गम स्थल से। ठीक है ना। और पाकिस्तान में चेनाब नदी मिलती है। और भारत के सतलुज नदी की लंबाई अगर भारत में बात करें तो 1050 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा फैक्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध एक भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर ही बना है। ठीक है ना। ये जो है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है ये बांध। इस बांध की जो स्थापना उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो हम यदि उसका उद्गम देखिए तो ये उत्तराखंड के गोमुख हिमनद ग्लेशियर जो के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, कि देव प्रयाग पर मिलने पर ही गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा जब इनका सहयोग होता है देव प्रयाग में, ठीक है ना, ये जो इनका सहयोग स्थल है ये देव प्रयाग है। तो देव प्रयाग में जब ये नदी मिलती है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से गंगा कहलाती है। इलाहाबाद के निकट, जिसे अब इलाहाबाद के प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज, तो प्रयागराज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। निकट इसमें यमुना नदी मिलती है गंगा में। ठीक है ना। यमुना नदी ये भी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और ये हिमाचल, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए बाद में जो है ये यमुना जो है गंगा में मिल जाती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। जहाँ ये मिलती है तो उसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जो गंगा नदी दक्षिण सिरे और पूर्वी की ओर बहते हुए ये कुछ ये दक्षिण की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है गंगा नदी। उसके बहते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे वहाँ पर पद्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गंगा को। तो भाई इसका जो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है इसे। अच्छा, बांग्लादेश में समुद्र में मिलने, तो अच्छा बताइए बांग्लादेश, ये आपसे भी क्वेश्चन रहेगा कि भारत में पश्चिम की ओर कौन सा सागर है, ठीक है ना, और भारत के पूर्व की ओर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो ये दो बनते हैं जहाँ भारत की नदियाँ मुख्य रूप से अपना पानी, नदियाँ जो है वहाँ पर अपना पानी को छोड़ती है। ठीक है ना। तो ये कहीं खाड़ी बन जाती है, तो कहीं पर जो है मुहाना बनाती है। ठीक है ना। तो कहीं पर ये अपना जो है पानी छोड़ती है। तो बात करते हैं हम बांग्लादेश में समुद्र में मिलने पर, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है ये। ठीक है ना। ये गंगा बांग्लादेश में एंटर हुई और उधर से जो हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम स्थल भी मानसरोवर जो झील है उसके आस पास से होता है, तिब्बत से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है। कौन सी नदी, तो ये बात कर रहे हैं हम
ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, तो इसे भारत में उगते सर्वप्रथम जो सूरज जो उगता है तो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, तो उसे उगते सूर्य का जो प्रदेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है यहीं से ही एंटर करती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जब एंटर करते हुए जब बांग्लादेश में एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम से जो है मेघालय के ऊपर से और असम के होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र, तो इसे कहा जाता है जमुना, ठीक है ना। इसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। जब यमुना का मिलाप होता है गंगा से, जो आगे जो अपना अपवाह तंत्र बनाती है, ये डेल्टा बनाती है ऐसे, और अब सागर में गिरने से पहले, तो उससे पहले जो है ब्रह्मपुत्र जो है जमुना नाम से जो है वहाँ पर किसमें मिलती है, पद्मा में। ये पद्मा, गंगा पद्मा बनी है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र बनी जमुना। जो दोनों का संगम हुआ, तो संगम होने के बाद एक नया नाम क्रिएट हुआ जो जिसे कहा जाता है बांग्लादेश में मेघना, ठीक है ना। तो समुद्र में जो मिलने से पहले जब ब्रह्मपुत्र नदी से जो है जल आता है, ठीक है ना, और मिलता है गंगा, गंगा उस समय किस ना पद्मा के नाम से। जब जमुना और पद्मा, जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र, और पद्मा है गंगा, जो दोनों का मिलाप हुआ बांग्लादेश में, तो नया नाम निकला, तो मेघना हो गया। तो मेघना के बनने के बाद ये जो है अपना बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है, गंगा मुहाना बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदी। तो गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 25 ईजी है, आसान रखने में 25 किलोमीटर है। तथा भारत में 2510 किलोमीटर बहती है ये गंगा भारत में। और यदि गंगा की टोटल लेंथ की बात करें तो 25 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है ये सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। विश्व में सब विशेष स्थान रखता है ये। और गंगा नदी की जो सहायक नदी की बात करें तो यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि है। ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं यमुना की। तो बात करें यमुना की, तो यमुना नदी का जो प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना स्वयं एक सहायक नदी है गंगा की। बात करें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है यमुना। इस नदी का जो उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो कि बंदरपूछ की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है ना। उत्तराखंड में ही उसका उद्गम का जो हुआ है, तो यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो कि बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा, ये जो यमुना नदी है, ये यमुनोत्री जो नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड से होते हुए ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। यमुना नदी ये बॉर्डर बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में बहते हुए ये, और यमुना नदी के तट पर पांवटा साहिब शहर बसा हुआ है, जहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। और ये हरियाणा में चली जाती है वहाँ से बहते हुए, ठीक है। ताजेवाला नामक स्थान से जो है ये हरियाणा में एंटर करती है, और हरियाणा से बहते हुए दिल्ली के बाद ये यमुना, जो दिल्ली की प्रमुख नदी है ये यमुना, उसके बाद ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो गंगा नदी के जो किनारे जो है दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं, ठीक है ना, यूपी में आगरा। और यह लगभग जो है 1375, बात करें तो 1375 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जो प्रयागराज है, इलाहाबाद पुराना नाम प्रयागराज है, इसका नया नाम, तो प्रयागराज के निकट प्रयाग में जो है नदी गंगा नदी में मिल जाती है ये यमुना नदी, ठीक है ना। कुल जो है 1375 किलोमीटर। तो ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। इसके बाद ये मध्य प्रयागराज में गंगा नदी मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियों में यदि बात करें टोंस, चंबल, बेतवा, कैन, काली सिंध, ठीक है ना, आदि शामिल है, जो कि यमुना की छोटी बड़ी जो मुख्य जो सहायक नदियां हैं।
यमुना नदी को भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। यमुना नदी में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे अन्य कारण हो, चाहे बढ़ती इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नदियों को गलत तरीके से यूज़ जो हो रहा है, उस कारण नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो अपने प्राकृतिक संसाधन है जितने भी, उन्हें बचा कर रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सब को जो है स्वच्छतापूर्वक वो भी अपना जीवन जी सकें, वो भी प्राकृतिक को जो है समझ सकें। तो इस पर्यावरण को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम बाकी जो भारत की, मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके लिए क्षमा करें। और वीडियो सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।